हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 मई और आज की इस वीडियो में हम 6 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। 2021 में मतलब कि इस साल G7 विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ब्रिटेन, और इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो यहाँ से आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या भारत इसका सदस्य है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत इसमें हिस्सा लेते रहा है इन बैठकों में। तो भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और ये जो बैठक आयोजित की जाएगी, इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि जो भी मेंबर कंट्री है, इन कंट्रीज़ के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा दिया जा सके। कोरोना महामारी जिससे कि पूरी दुनिया जूझ रही है, इससे कैसे निपटा जा सकता है। साथ ही चीन के साथ बढ़ते तनाव और देशों के आर्थिक विकास पर चर्चा की जाएगी। देखिए, चीन के साथ बढ़ते तनाव, यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट ये जारी की गई, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आने वाले 3 से 4 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही भारत और चाइना के बीच झड़प देखने को मिलेगी, वैसे ही झड़प जैसे भी गलवान घाटी में देखने को मिली थी। तो चीन के साथ बढ़ते तनावों से भी निपटने के लिए इस बैठक में विचार किया जाना है, जो कि आयोजित किया जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ की करेंसी अभी तो है पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ की जो सरकार है ये नई डिजिटल करेंसी लाने जा रही है, जिसका नाम है ब्रिटकॉइन। ध्यान दीजिए, ये है ब्रिटकॉइन। पहले आप लोगों ने जो सुना होगा वह था बिटकॉइन, जिसे बैन किया है तुर्की ने। तो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, ये भारत के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन जो कोरोना की दूसरी लहर पड़ी, जिसके कारण इन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। साथ ही जो ब्रिटेन है, ये 2030 में, मतलब कि आने वाला जो 2030 है, इससे ये पेट्रोल और डीजल कारें ये बंद कर देगा। और क्या शुरू करेगा? ये अपने देश में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत कर रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, आप सभी जानते ही हैं। यहाँ G7 की बात की जा रही है, तो इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी? 1973 में, जो तेल संकट आया था, इसके बाद इस संगठन की स्थापना की गई थी। पहले इसे G6 के नाम से जाना जाता था, यानी कि ग्रुप ऑफ 6, लेकिन कनाडा इसमें शामिल हुआ 76 में, जिसके बाद से इसे G7 के नाम से जाना जाने लगा। मैं फिर से बता देती हूँ, भारत इसका सदस्य नहीं है। जो मेंबर कंट्री है यहाँ लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री ये कौन बनी है? तो ये बन गई हैं ममता बनर्जी, आप सभी जानते ही हैं। साथ ही कल ही ये बात मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी कि ममता बनर्जी, ये तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था नंदीग्राम, यहाँ से ये चुनाव हार गई, लेकिन इनकी जो पार्टी थी TMC, ये इसमें चुनाव जीत गई हैं। टोटल 292 सीट में इन्होंने 213 सीटें जीती हैं। तो अब जो ममता बनर्जी हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत शपथ लेंगी। और इन्हें शपथ दिलाएगा कौन? यहाँ के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, क्योंकि मुख्यमंत्रियों को शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, इसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो हुगली नदी है, आप कह सकते हैं कि ये गंगा नदी ही है। गंगा नदी जो कि बहती हुई आती है, और इसकी एक धारा है जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जिसे आप हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और इसी पर एक ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज। लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ये इसी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेशनल पार्क है सुंदरवन, सिंगलीला, बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा। और यहाँ का जो प्रमुख बांध है ये है फरक्का बांध, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। साथ ही यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% से घटाकर कितना किया है? तो इसे 28% से घटाकर कर दिया है 12%। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को GST के टाइप्स पढ़ाए थे, जिसमें कि इसका एक प्रकार है IGST, जिसे आप इंटीग्रेटेड GST के नाम से जानते हैं। जिसके मतलब कि जो GST की दरें हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं
2017 में जब ये लाया गया था तब इसकी कैटेगरी बांटी गई थी, जैसे कि कुछ असेंशियल चीज़ें हैं जो कि डेली नीड्स की चीज़ें हैं, इसे जीएसटी से बाहर रखा गया था। और कुछ दरें निर्धारित की गई थी, जैसे कि कुछ महंगी चीज़ें, इन पर 5% जीएसटी लगाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, 12%, 18%, इसके बाद 28%। सबसे ज़्यादा जीएसटी का जो दर है ये 28% है। तो अभी क्या हुआ है कि भारत विदेशों से ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर मंगा रहा है, क्योंकि भारत में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है। ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर ये क्या होता है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है यानी कि वायु है, इसे कॉन्सन्ट्रेट करके सिलेंडर में भरा जाना, यही है ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर। तो इसी के आयात के लिए जो जीएसटी थी 28%, इसे घटा करके 12% कर दिया गया है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए हैं, जैसे कि अब लोग निजी इस्तेमाल के लिए पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल पर ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर मंगवा सकते हैं। जीएसटी की दरें मैंने आप लोगों को बता दी है। साथ ही देश में कोविड महामारी के कारण इस पर जो छूट दी गई है ये 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। जीएसटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे कि ये कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में, भारत में आया 2017 में, और इसे 101 संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जोड़ा गया है। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति हुई है, तो भारत और रशिया के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाएगा। अब इसे आप समझिएगा, ये जो 2+2 वार्ता है ये है क्या, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस देश के साथ ये वार्ता होती है उन देशों के 2-2 मंत्री, जैसे कि भारत से 2 मंत्री, एक हो गए रक्षा मंत्री, दूसरे हो गए विदेश मंत्री। वैसे ही रशिया के साथ होना है तो रशिया के रक्षा मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री इस वार्ता में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या ये हर देश के साथ होता है, मतलब कि क्या भारत हर देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित करता है, तो ऐसा नहीं है। जो क्वाड कंट्री हैं, क्वाड कंट्री के बारे में आप तो सभी जानते ही हैं कौन कौन सी हैं। इसमें आता है अपना देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, यही कहलाती है क्वाड कंट्री। इन्हीं क्वाड कंट्रीज़ के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाता था। अब पहली बार इसमें जुड़ने जा रहा है रशिया, तो आप कह सकते हैं कि ये पहला नॉन क्वाड कंट्री है जो कि 2+2 वार्ता में हिस्सा लेने जा रहा है। यहाँ लिखा भी हुआ है ये पहला गैर क्वाड देश है। तो यदि हम बात करें रशिया की, इसकी कैपिटल है मॉस्को, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और देखिए यहीं से यदि आप देखेंगे तो जो वल्दाई की पहाड़ी है, यहाँ से यूरोप की सबसे लंबी रिवर जिसका नाम है वोल्गा रिवर, ये प्रवाहित होती है और आकर के कैस्पियन सागर में आकर के मिल जाती है। तो ये तो ही मॉस्को की बात, जो कि ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशस्टिन। और रशिया की जो सबसे लंबी नदी है इसका नाम क्या है, तो ये है लीना नदी। अभी मैंने कहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, क्योंकि जो रशिया है ये एशिया महाद्वीप में भी आता है, जिसे हम साइबेरिया कहते हैं, और कुछ हिस्सा आता है यूरोप में। हमने यूरोप की बात की है। और रशिया का ये वाला जो आप एशिया वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहीं प्रवाहित होती है लीना नदी, जो कि यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ये जो आप देख रहे हैं ये है रशिया की ही आमूर रिवर, जो कि रशिया और चाइना के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। साथ ही हाल ही में रशिया की एक कोरोना वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक 5, इसे भी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन ये रशिया के द्वारा ही रजिस्टर किया गया है, जिसका नाम है कार्निवाक कोव। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचआरसी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसके पहले तो अध्यक्ष थे एचएल दत्तू, और इनके इस्तीफे के बाद ये पद खाली था। तो हाल ही में एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष जो कि बन गए हैं प्रफुल्ल चंद्र पटेल। यदि हम बात करें एनएचआरसी की, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मानव अधिकार ये होते क्या हैं। यदि आपसे एग्जाम में लिखने के लिए पूछा जाए, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कि मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स ये क्या होते हैं, तो ऐसे अधिकार जो कि एक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं और जो कि उसके सर्वांगीण विकास और गरिमापूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं, यही है मानव अधिकार। तो भारत में यदि देखा जाए तो 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये कैसा निकाय है, तो ये एक
सांविधिक निकाय है। 3 तरह के निकाय मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। एक होता है संवैधानिक, जिसका उल्लेख संविधान में हो, दूसरा होता है सांविधिक और तीसरा होता है कार्यकारी। तीनों के टाइप मैंने आप लोगों को बताया भी हैं। तो जो NHRC ये है सांविधिक निकाय। भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन बनी है? तो SCL को पीछे छोड़ते हुए हाल ही में जो विप्रो है ये बन गई है भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी। ये बनी है तीसरी। तो इससे पहले 2 कौन है? पहली तो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरी है इन्फोसिस और अब तीसरी बनी है विप्रो। विप्रो जिसने कि हाल ही में 2.65 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया है। ट्रिलियन क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 3 शून्य जिसे आप हज़ार कहते हैं, 3 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया मिलियन, 3 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया बिलियन, 3 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया ट्रिलियन। 3 के पेयर में से आप याद रख सकते हैं। तो 2.65 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने के साथ ये बन गई है भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी, जिसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, ओला इलेक्ट्रिक जुलाई 2021 में किस देश में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च करने जा रहा है? तो ओला के द्वारा अगले 2 महीनों के अंदर यानी कि जुलाई 2021 में 3 यूरोपीय कंट्री में, जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, यानी कि इन तीनों ही कंट्री में ये अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने जा रहा है। ओला के बारे में तो कौन नहीं जानता। ओला की स्थापना किसने की थी? अंकित भाटी और भाविश अग्रवाल ने। तो इन्होंने क्या किया था? सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाया था जिसे आप ओला ऐप के नाम से जानते हैं। तो ना तो इनके पास खुद की कारें थी, ना ही इनका खुद का पेट्रोल था। इन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाया, कार दूसरे की थी। इन्होंने क्या किया? केवल अपने इस एप्लीकेशन के माध्यम से कस्टमर अवेलेबल करवाए। तो यदि आप देखेंगे तो अब तो हर शहर में ओला की फैसिलिटी अवेलेबल है। ओला की कार आप लोगों को मिल जाती हैं, ओला के स्कूटर आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ओला के ही द्वारा विश्व का जो सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, यहाँ विश्व के सबसे बड़े, मतलब कि ओला के द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्कूटर कारखाना की स्थापना की जाएगी। और यदि देखा जाए तो दुनिया का जो फ्यूचर है ये आगे जाके इलेक्ट्रिक ही होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ही नहीं जितनी भी कंट्री हैं ये रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जोर दे रही हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को अभी बताया है जो ब्रिटेन है ये 2030 से पेट्रोल और डीजल कारें ये बंद कर रही है और धीरे धीरे हर कंट्री के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाया जाएगा। तो इसी क्रम में भारत की जो कंपनी है ओला ये अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बनाने जा रही है और इसी के द्वारा 3 यूरोपीय कंट्री में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया जाना है। और ये 3 कंट्री के नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं। साथ ही चेन्नई में ओला के द्वारा ये जो सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाएगा इसके लिए लगभग 2400 करोड़ निवेश किए जाएंगे, निवेश तो किए जाएंगे और इससे हज़ारों की संख्या में लोगों को, मतलब कि भारत में हज़ारों की संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है अमेरिका के द्वारा। P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि एक समुद्री गश्ती विमान है और अब ये शामिल होने जा रहा है इंडियन नेवी में, यानी कि भारतीय नौसेना में। और इसे निर्मित किया गया है बोइंग कंपनी के द्वारा। अमेरिका की बोइंग कंपनी है जो कि चर्चे में भी रही है। क्यों चर्चे में रही है? इससे भारत ने क्या खरीदा है? अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टर। इसके अलावा हाल ही में इसी बोइंग कंपनी के द्वारा भारत को कोरोना की इस स्थिति से निपटने के लिए $10 मिलियन ये दान किया गया है। यदि हम बात करें यूएस की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और हाल ही में वॉशिंगटन डीसी को यहाँ के 51 राज्य के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और यहाँ की करेंसी क्या है? ये है US डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडन और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है ये है भारतीय मूल की कमला हैरिस। 5 ग्रेट लेक्स जिसकी स्थिति कुछ यहाँ स्थित है। कौन कौन सी है? लेक सुपीरियर जो कि विश्व में सबसे मीठे पानी की झील है, लेक मिशिगन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो और लेक ह्यूरन जो कि स्थित है यूएस में। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं कनाडा, ये है कैनेडियन शील्ड। इसी कैनेडियन शील्ड में हाल ही में विश्व का सबसे पुराना पानी ये खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बादल फटने की घटना सामने आई है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश, मतलब कि हिमाचल प्रदेश का जो जिला है चांबा और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना सामने आई है।
अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि उत्तराखंड ही इसका शिकार होता है। जब भी बादल फटने की घटना आप ये सुनते हैं तो आप लोगों को उत्तराखंड में 2013 में हुई वह त्रासदी ज़रूर याद आती होगी। तो सबसे पहले आप बेसिक समझिए, जैसे कि ये जो बादल है, ये बादल बनते कैसे हैं। तो पृथ्वी पर जो जल का भाग है, जहाँ जहाँ जल विद्यमान है, ये वाष्प बन के कहाँ उड़ता है, ऊपर उड़ता है। जब वाष्प बन के ऊपर उड़ता है तब ये बादलों का निर्माण करता है। तो यदि आप इंडिया के इस जियोग्राफिकल मैप को देखेंगे तो पानी वाला हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, और इधर देख रहे हैं अरब सागर में। तो अरब सागर में इस पानी से जो वाष्प बनता है ये क्या हुआ, बादल बना, और ये उड़ते हुए जाता है इधर। इधर जो आप देख रहे हैं ये है हिमालय का हिस्सा, और हिमालय वाले हिस्से में ही जब ये इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराता है, क्योंकि हिमालय की यदि आप स्थिति देखें तो हिमालय का जो एवरेज ऊंचाई है ये है 6100 मीटर। यहाँ से ये टकराता है, क्योंकि जब ये बादल जल भर के जाते हैं तो ये बहुत ऊंचाई तक जब नहीं जा पाते तब क्या होता है, ये फट जाते हैं। तो बादल जब फटते हैं तो मेनली दो कारणों से फटते हैं। पहला तो ये है कि जब बादल पानी भर के ले जाता है तब ये जब बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाता, तब ये, जैसे कि आप पन्नी में एक पॉलीथीन होती है उसमें यदि पानी भरेंगे तो उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। जब उस कैपेसिटी से ज़्यादा पानी हो जाए तब वो क्या होता है, फट जाता है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जब ये ऊपर उठते हुए किसी पर्वत पहाड़ से टकराते हैं तब ये बादल फट जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि ये घटना सामने आई है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। एक और सवाल आप लोगों के दिमाग में सामने आना चाहिए कि जब ये बादल यहाँ से बनते हैं तब यहाँ यदि आप देखेंगे राजस्थान के पास तो ये तो है अरावली रेंज, तो क्या ये इससे नहीं टकराते। तो इसकी स्थिति आप देखेंगे तो ये ऐसी है कुछ इस तरह से। तो यदि ये इस तरह से जाएंगे, बारिश करेंगे भी तो उतना ये हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। यदि ये इस तरह होता तब इससे डायरेक्ट जा कर के टकराता, लेकिन अरावली की स्थिति जो है ये खड़ी हुई है। इसके बाद एक और सवाल आना चाहिए कि यह पश्चिमी घाट, यहाँ भी तो कई पर्वत पहाड़ियाँ हैं, क्या ये यहाँ नहीं टकराते। तो देखिए पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि पश्चिमी घाट ही नहीं पूरे दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अनाबुदी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है लगभग 2695 मीटर। और हिमालय की स्थिति मैंने आप लोगों को बताई है, इसकी जो औसत ऊंचाई है ये है 6100 मीटर। मतलब कि बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियाँ, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ इसी हिस्से में आप लोगों को देखने को मिलती है। अब एक और लास्ट सवाल आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि ये जो वायु की स्थिति है, मतलब कि जब बारिश भी होती है तो ये पवनें इधर ही जाती हैं, क्या ये इधर नहीं जा सकती। तो आप भारत की स्थिति देखेंगे, यदि मान लीजिए ये ग्लोब है और भारत की स्थिति कहाँ है, कुछ यहाँ स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो यदि आप लोगों ने फेरल का नियम पढ़ा होगा, फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो वायु की दिशा होती है ये कैसी होती है, कुछ इस तरह से, मतलब कि बाईं तरफ होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में वायु की जो स्थिति होती है ये होती है दाईं तरफ। तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में कि वायु की दिशा कैसी होगी, इस तरह। तो यहाँ से मतलब कि अरब सागर से जो पवनें उठती हैं ये जाकर के कुछ इस तरह, आप कह सकते हैं इस तरह आकर के मिल जाती हैं। इसी कारण सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं ये इसी हिस्से में देखने को मिलती हैं। आई होप ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर मैं हिमाचल प्रदेश का मैप नहीं रख पाई हूँ। उत्तराखंड की यदि हम बात करें, जहाँ ये घटना हुई है रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में। रुद्रप्रयाग जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदी ये मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में ही। उत्तरकाशी, तो उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल, मतलब कि ऐसा पुल जिससे यात्री गुजर सकेंगे, ऐसा पुल अभी हाल ही में ओपन किया गया है यूरोपीय कंट्री पुर्तगाल में, जो कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो पुल है ये 516 मीटर लंबा है और 175 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, पुर्तगाल में। पुर्तगाल और स्पेन यही कहलाते हैं इबेरिया कंट्री। इसकी कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा, और विश्व के जो पहले अरबपति फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ बात की जा रही है विश्व के सबसे लंबे की, तो इसी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, जैसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है अफ्रीका में, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है साउथ अमेरिका में, सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा में, ये नॉर्थ अमेरिका में है, और विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, और हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये भारत में ही हुबली कर्नाटक में
बनकर तैयार है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर कनाडा था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? जो बने हैं वो तो बताना ही है, साथ ही इनके अलावा अन्य 3 कौन हैं ये भी ज़रूर बताएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।